अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। तो इंसानी भेड़िए की कहानी हमारी आज तीसरा पार्ट हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ। स्कूल में चंद साल गुजरने के बाद 1844 में वो फौज में भर्ती हो गया और जल्द ही अपनी उम्दा कारकर्दगी, अच्छे इखलाक और हंसमुख तबीयत के बायस अपनी रेजिमेंट में हर दिल अजीज हो गया। उसी ज़माने में उसे शराब की लत पड़ गई और वो बेतहाशा पीने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो फतवा खानों और उसी तरह की दूसरी बदनाम जगहों पर भी आने जाने लगा। हालांकि ये हरकत फौजी असूलों और अहकामात की कतई खिलाफ थी, ताहम वो ये हरकतें निहायत होशियारी और चालाकी से करता और किसी को कानो कान खबर ना होती। उसकी सेहत दूसरे के लिए काबिल रश्क थी और फौजी डॉक्टरों की रिपोर्टों से पता चलता था कि वो अपनी फौजी ड्यूटी के दौरान में भी बीमार नहीं पड़ा। अपने मुनासिब कदो-कामत, खूबसूरत नक्शो निगार, नीली आँखों, सुनहरे बालों और पतली मूंछों के बायस वो हर एक की नज़र में चुभता था और किसी के वहम व गुमान में भी ये बात हशर तक न आ सकती थी कि ये भोली भाली सूरत रखने वाला फौजी जवान वो शैतान सिफ्त इंसानी भेड़िया है जिसने 17 लाशों की बेहुरमती की है और उनका गोश्त चबाया है। चूंकि उसका ताल्लुक फौज से था, इसलिए उस पर फौजी अदालत ही में मुकदमा चलाया गया। कर्नल मुंसलेन अदालत का सदर था। फ्रैंको मिस बैसाखियों के सहारे कमरा अदालत में जब दाखिल हुआ तो मौत की सी खामोशी तारी हो गई और हर शख्स पलक झपके बगैर उस इंसानी भेड़िए को देखने लगा। तमाशियों का ख्याल था कि वो दिमागी जुनून में मुब्तला है, इसलिए अदालत में भी वहशानापन का मुजाहरा करेगा। लेकिन उनकी तवक्का के बरअक्स फ्रैंको मैक्स ने अदालत के तमाम सवालों के जवाब निहायत वज़ाहत सूरत में और पूरे इत्मीनान और सुकून से दिए। उसके चेहरे पर परेशानी या घबराहट की हल्की सी निशानी भी किसी को नजर न आई। कर्नल मुंसलेन ने दरियाफ्त किया, क्या तुम बता सकते हो कि लाशें कब्रों से निकालकर चीरने फाड़ने का जुनून कब सवार हुआ? फ्रैंको मिक्स ने एक लहज़ तामल करने के बाद जवाब दिया। उसने जवाब दिया, जब पहली पहल मुझ पर यह दौरा पड़ा, मैं अपने एक फौजी दोस्त के साथ सैर सपाटे के लिए निकला था कि हमारा गुजर ब्लेर के कब्रिस्तान से हुआ। ये कब्रिस्तान टूर्स के नज़दीक वाक़ई है। हम दोनों कब्रिस्तान में चले गए। उसी रोज़ गालबन हमारे आने से थोड़ी देर पेशतर किसी आदमी की लाश दफनाने के लिए कब्रिस्तान लाई गई थी और अभी उसे ताबूत में डालकर कब्र के अंदर रखा ही जा रहा था कि बारिश शुरू हो गई। चुनाचा गोरकन ताबूत को उसी तरह छोड़कर चला गया। ताबूत को देखते ही मुझ पर एकदम दौरा पड़ा। मेरा सर भारी हो गया, दिल तेजी से धड़कने लगा और जी में आया कि इस ताबूत में से लाश निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। मैं कह नहीं सकता कि मेरी ये हालत क्यों हुई। मेरे दोस्त ने मेरी हालत देखकर कहा, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आओ वापस चलें। वो मुझे लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकला, लेकिन मेरा जोश दम बदम बढ़ता ही जा रहा था। मैंने बहाना करके उसे एक तरफ चलता किया और खुद चुपके से दोबारा कब्रिस्तान में जा पहुंचा। कब्र के करीब ही गोरकन ने अपना फोड़ा छोड़ गया था। मैंने ताबूत खोलकर लाश बाहर निकाली और
उस फावड़े से उसे अच्छी तरह कुचल डाला। जितनी तेजी से लाश का कीमा बनता जा रहा था, इतनी ही सरहद से मेरा मिजाज ठिकाने आ रहा था, और जब लाश कती मस्ख हो गई तो मैं पसीने में तरहाब रहा था। ऐन उसी वक्त कब्रिस्तान का एक गोरकन उधर आ निकला। उसे देखते ही मैंने कुचली हुई लाश उठाई और कब्र में छुप गया। वो मुझे देख चुका था, लेकिन उसे करीब आने की जुर्रत न हुई और वो बड़ी तरह चीखता हुआ एक तरफ भाग गया। उसके जाते ही मैं कब्र से निकला और कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़कर बाहर कूद गया और एक बाग में जा छुपा। उसी वक्त बारिश दोबारा होने लगी। मैंने कान लगा कर सुना। कब्रिस्तान में चौकीदार जमा होकर एक दूसरे से ऊंची ऊंची आवाज में कुछ कह रहे थे। मैं वही बाग में एक जगह 3 घंटे तक छुपा रहा और फिर अपनी बैरक में पहुंच गया। उस दिन से लेकर अब तक मुझ पर ये दौरे मुसलसल पड़ते रहे हैं और मैं कोशिश के बावजूद उनसे निजात हासिल नहीं कर सका। मुझे ऐसा मालूम होता कि जैसे कोई और रूह मेरे बदन में दाखिल होकर मुझे इस इंसानियत सोज फिल पर उकसाती है। बहरहाल ये वाक़या था। 2 रोज़ बाद रात को मैं फिर एक और कब्रिस्तान में गया। कब्र खोदकर एक ताज़ा लाश निकाली और उसको भी टुकड़े टुकड़े कर डाला। बाद अज़ा मैंने लाश को दोबारा कब्र में डालकर अपने हाथों से मिट्टी पर गिरदी। चंद रोज बाद मेरी रेजिमेंट को पेरिस भेज दिया गया। 4 माह तक मैं इस मर्ज के हमले से महफूज रहा। एक रोज मेरे एक दोस्त ने पेरिस के हुसैन कब्रिस्तान पेरी लाशेज का जिक्र किया और बताया कि उस कब्रिस्तान में फ्रांस की बहुत सी मशहूर हस्तियां दफन हैं और उनकी कब्रें देखनी चाहिए। मैंने हर चंद उसे टालने की कोशिश की, मगर वो मुझे साथ ले जाने पर मुसर रहा। मैं डर रहा था कि कब्रिस्तान में पहुंचते ही कहीं दौरा ना पड़ जाए, और आखिरकार वही हुआ। मैंने एक बच्चे की कब्र का ताबूत देखा जिसे गोरकन ने अभी बदना किया था। ये जनरल डैरीसन की कमसन बच्ची की कब्र थी। ताबूत को देखते ही मुझ पर जुनून के आसार छा गए, लेकिन मैंने उन्हें जब्त किया और इरादा कर लिया कि दोबारा आखिर आकर अपनी हसरत पूरी करूँगा। चुनाचा मैं रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान पहुंचा और चौकीदारों की नज़र बचाकर खुले दरवाजे में से अंदर चला गया और ताबूत से लाश निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और वापस अपनी बैरक में पहुंच गया। इसके बाद 2 हफ्ते तक मुसलसल मैं कब्रिस्तान जाता और कब्रें खोद खोद कर लाशों को चीरता फाड़ता रहा। लेकिन इस जनूबी हालत में भी मुझे उस बात का ख्याल रहता था कि इन लाशों को हत्ता अला मकान कब्र के अंदर फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल दूं, ताकि किसी को शक ना हो। फ्रैंको मेस के इस बयान पर कमरा अदालत में हद दर्जे सनसनी फैल गई और सब लोग वहां दनदनाते देखते रह गए। अदालत के जज कर्नल मंसलेन ने चंद मिनट गौर करने के बाद फ्रैंको मैक्स से चंद सवालात दरियाफ्त किए, जिनके जवाबात उसने साफ साफ और घबराहट के बगैर दिए। सवाल: क्या तुम बता सकते हो कि लाशों को टुकड़े टुकड़े करने का जुनून तुम पर क्यों तारी होता है? उसने जवाब दिया, मैं इसकी वजह नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। क्या तुम ऐसी हरकत करते वक्त मुकम्मल होश व हवस में रहते थे? उसने जवाब दिया, बेशक मैं खूब अच्छी तरह समझता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और इस काम में पकड़े जाने का खतरा भी मौजूद है। ताहम इस ख्वाहिश को किसी तरह भी दबा नहीं सकता था।
मौंट पर नास के कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़ते हुए जब मेरी टांग में गोली लगी तो उस वक्त भी मैं होश में था। इस मौका पर अदालत के एक रुकन ने उन तमाम वाक़यात की तफसील पढ़कर सुनाई कि कौन कौन से कब्रिस्तानों में कितनी लाशों की बेहुरमती की गई। उसके बाद जज ने फ्रैंको मैक्स से दरियाफ्त किया, क्या तुम्हें एतराफ़ है कि ये सब हरकतें खुद तुमने की हैं? जी हाँ, इनके अलावा भी कई वारदातें ऐसी हैं जो इस फुर्सत में शामिल नहीं और जो आप लोगों के इल्म में नहीं आ सकी। बाज़ औक़ात मैंने एक ही रात में 15-15 और 20-20 लाशें कब्रों से निकाल कर अपने जज्बे की तस्कीन की है। मैं इन सब लाशों को टुकड़े करके बाद दोबारा कब्र में ही डाल दिया करता था। सवाल, ऐसी वहशाना और खिलाफ कानून हरकती करने का कोई मकसद तुम्हारे पेश नज़र था? उसने जवाब दिया, मेरे सामने कोई मकसद ना था। मैं पहले कह चुका हूँ कि जो ही कोई लाश मेरी नज़रों के सामने आती, एक नाकाबिले बर्दाश्त जोश और जुनून मेरे अंदर समा जाता और जब तक मैं लाश को चीर फाड़ ना डालता मेरी तस्कीन ना होती। मुझे इससे गर्ज ना थी कि लाश मर्द की है या औरत की। उसने सवाल किया, तुम लाशें कब्रों से कैसे निकालते थे? जवाब में इसने कहा, मैं अपने हाथों से मिट्टी खोदता, बाज़ औक़ात मेरे हाथों से खून भी बहने लगता था, लेकिन उस वक्त मुझे दर्द या थकन का कतई एहसास ना होता था। अलबत्ता अगले रोज़ ये सब बातें शिद्दत से महसूस होती थी। मैं तकरीबन निढाल हो जाता था। जज ने सवाल पूछा, जब तुम्हारे इस वहशाना जज्बे की तस्कीन हो जाती थी तो उस वक्त के बाद क्या महसूस करते थे? तफसीलन बताओ। उसने जवाब दिया, मैं जब अपनी बैग में पहुंचता था तो थोड़ी देर बाद मुझ पर कपकपी सी तारी हो जाती थी। इसके बाद तेज़ बुखार और उसी दौरान मेरी आंखें बंद और जिस्म बेहसो हरकत हो जाता था। मैं दरअसल गहरी नींद सो जाता था, लेकिन ये अजीब बात थी कि मैं अपने इर्द गिर्द गूंजती हुई तमाम आवाज़ें सुन सकता था और मेरे साथी आपस में जो कुछ गुफ्तगू करते थे उसका एक एक लफ्ज़ मेरे कानों में पहुंचता था। 2 या 3 घंटे यही कैफियत रहती और फिर आँख खुलने पर मैं जिस्म के जोड़ जोड़ में दर्द महसूस करता। अगरचे ये फ्रैंको मैक्स की दावा किया था कि उसने जितनी लाशों की बेहुरमती की है उनमें मर्द भी थे औरतें भी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सिर्फ औरतों की लाशों पर हमला करता था। उसने सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम सिर्फ औरतों की लाशों को ही क्यों चीरते फाड़ते थे? जवाब, मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। मुमकिन है वो सब लाशें औरतों ही की हों। बहरहाल सिर्फ औरतों की लाशें कब्रों से निकालना मेरा मकसद ना था। सवाल, क्या इस मामले में तुम्हारे जिनसी तस्कीन का हाथ तो ना था? जवाब, जी नहीं। बाज़ लाशें के मुआयने से पता चला कि उन्हें चबाया गया है, क्या ये सही है? जी नहीं, मैंने लाशों का गोश्त हरगिज़ नहीं चबाया। सही बात यह है कि लाशों के अज़ा अलग करने के लिए मेरे पास एक गंद चाकू था। ये उसी चाकू के निशानात होंगे जिन्हें दरअसल मेरे दांतों के निशान समझा गया है। सवाल, क्या तुम लाशों के पेट चाक करके आंतें बाहर निकाल देते थे? जी हाँ, मैं ऐसा करता था। मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि लाशों का कलेजा निकाल कर उसे हाथों में खूब मस लूं। फ्रैंको मैक्स के इस फिक्रे से कमरा अदालत में दहशत की एक लहर दौड़ गई। सवाल, क्या तुम्हें अपनी इन शर्मनाक हरकतों से खौफ मालूम नहीं होता था? जनाब, मैं आपको बता नहीं सकता कि उन हरकतों के बास मेरा ज़मीर मुझको किस कदर मलामत करता था। मुझे अपनी ज़ात से नफ़रत हो गई थी,
لیکن اس بد عادت سے چھٹکارا پانا میرے اختیار میں نہ تھا۔ قبرستانوں میں جب اسپرنگ کی لگائی گئی تو کتے چھوڑے گئے، وہ مسلسل پہرے داروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا، تو ان حالات کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی میں قبرستان میں جانے پر مجبور تھا، حالانکہ صریحاً میری جان کو خطرہ تھا۔ اور ایک مرتبہ تو مونٹ پارناس کے قبرستان میں اسپرنگٹن چل بھی گئی اور میں مرتے مرتے بچا، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور ٹھوکر مار کر بندوق کو پڑے پھینک دیا اور قبریں کھود کر لاشیں نکال لی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، لیکن میں بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک کے باوجود اپنا کام کرتا رہا۔ اس رات مونٹ پارناس کے قبرستان سے نکل کر میں آمیرو قبرستان میں گیا اور وہاں کئی لاشیں نکالیں۔ پھر 3-4 بجے صبح میں لنگ پرنگ کے قبرستان میں پہنچا اور وہاں سے فارغ ہو کر اپنی بیرک میں آ گیا اور خوب سویا۔ سوال: اس مرض کا حملہ تم پر کب اور کتنے عرصے بعد ہوتا ہے؟ جواب: 2 ہفتے بعد دورہ پڑنے سے بیشتر ہی مجھے علم ہو جاتا ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ پہلے میرے سر میں شدید درد شروع ہوتا ہے، یہ گویا مرض کے حملے کی پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد فرینکومس سے مختلف سوالات کیے گئے، وہ خون خوار کتوں سے کیوں کر محفوظ رہتا تھا، پہرے دار کی گولی اسے کیوں نہیں لگی اور دیوار پر کیسے چڑھتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بتایا، جب مرض مجھے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتا تھا تو میں یوں محسوس کرتا تھا کہ جیسے کئی آدمیوں کی قوت مجھ میں سما گئی ہے۔ اس کیفیت میں میرے لیے کوئی بھی کام دشوار نہیں رہتا تھا۔ میں بندر کی طرح اونچی دیوار پر چڑھ سکتا تھا۔ اس کے بعد پیرس کے تمام قبرستانوں کی چپے چپے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ دیوار کو کہاں سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ ایک قبرستان کی دیوار کے باہر درخت ہے، میں اس درخت کے ذریعے قبرستان کے اندر گیا اور باہر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اسی درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا کہ ایک مسلح پہرے دار گھومتا ہوا ادھر آ نکلا اور اس نے مجھے دیکھ کر فوراً ہی 2 فائر کیے، لیکن میں بچ کر بھاگ نکلا۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب میں ایک قبر سے نکل رہا تھا تو پہرے دار نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ میرے اس قدر قریب تھا کہ چاہتا تو آسانی سے مجھے پکڑ لیتا، لیکن اتنی دہشت اس پر طاری ہوئی کہ وہ چیختا چلاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ ایک دوسرے موقع پر جبکہ میں قبرستان کی دیوار پر چڑھ رہا تھا، ایک پہرے دار نے پستول سے مجھ پر فائر کیا۔ گولی میرے کوٹ کو چھوتی ہوئی نکل گئی اور میں بچ گیا۔ اب رہا کتوں کا معاملہ۔ قسم کے کتے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ان سے ڈر کر بھاگا جائے تو یہ چشم زون تکہ بوٹی کر ڈالتے ہیں۔ بس ان کتوں کو دیکھتے ہی میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا ہو جاتا اور ان کی طرف گھورنے لگتا تھا۔ کتے 1-2 منٹ تک میرے ارد گرد گھومتے اور پھر دم دبا کر لوٹ جاتے۔ جناب، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کسی آدمی کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ میرا اس دنیا میں کوئی دشمن ہے۔ سارجنٹ فرینکومس برینڈیڈ کا بیان ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر مارشل ڈی کاوی نے عدالت میں اپنی رائے پیش کی۔ ڈاکٹر مارشل فوج میں میجر تھا اور اس نے مقدمہ شروع ہونے سے کئی دن پہلے فرینکومس سے طویل ملاقاتیں کی تھیں اور اس کا جسمانی ذہنی معائنہ کرنے کے بعد رپورٹ تیار کی تھی۔ فرینکومس نے ڈاکٹر کو ایک تحریری بیان دیا تھا جس میں اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا۔
डॉक्टर ने अदालत से कहा, मेरी राय में सार्जेंट फ्रैंकोमिस मुजरिम नहीं बल्कि एक अजीब और पुरअसरार दिमागी मर्ज का शिकार है और इसे यही हैसियत देकर मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इसमें शक नहीं कि जब वो लाशों को कब्रों से निकाल कर चीरता फाड़ता था तो उसे ये एहसास ज़रूर होता था कि ये काम कानूनन, इखलाकन और गलत है और इंतहाई घिनौने जुर्म की झेल में आता है, लेकिन जैसा कि उसने कहा वो ऐसा करने पर मजबूर था क्योंकि उस मर्ज का दौरा इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वैसे वो दिमागी तौर पर कतई नॉर्मल कैफियत का हामिल आदमी है। मैं जिस हद तक समझ चुका हूँ इसके मुताबिक फ्रैंकोमिस को मोनोमीनिया का मर्ज कहा जा सकता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर इसकी कहानी का बकिया हिस्सा देखना है, मुकम्मल कहानी देखनी है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।